नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। कैसा रहा आपका एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का? मुझे लगता है कि पेपर ठीक ठाक था आपके लोगों के अकॉर्डिंग। और क्या कुछ आपने किया, कैसे किया आपने, ये कमेंट करके जरा मुझे बताइएगा। करंट के क्वेश्चन कितने फंसे, कितने नहीं आए, ये सब मुझे बताइएगा। बाकी इस पर हम लोग एक एनालिसिस बृहत रूप से कर लेंगे इस पे, ठीक है। और बाकी अब आपके सामने जो है आरओ का एग्जाम है, आंसर की आने पर आप लोग सब कुछ उसको मिलाइए अच्छे तरीके से, और उसके बाद देखिए क्या कुछ चीजें हैं आपके सामने। उसके बाद हम लोग जनवरी फर्स्ट वीक से मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत सारी चीजें शुरू करने वाले हैं, फ्री शुरू करेंगे, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी इस पर हम लोग अब क्या आगे रणनीति हो, कैसे करें कैसा नहीं करें, इस पर एक वीडियो जो है जल्द ही आपके 1-2 दिन के भीतर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा मेरे द्वारा। आप उसको जरूर देखिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसको करते हैं, फिर एक वीडियो हम इसके लिए पीसीएस जो आपका कल एग्जाम हुआ इस पर हम लोग एक बृहद चर्चा हम लोग अलग से करेंगे इस पर, ठीक है। क्या कैसे रहा, पैटर्न रहा, कहां से प्रश्न पूछे गए, करंट का क्या कैसे स्कोप रहा, इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आइए। तो आज बेसिकली 23 दिसंबर दिन सोमवार है और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करें, लेकिन उसके पहले आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं लगातार इस पर चर्चा कर रहा हूं। यानी कि अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो आप लोग दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और अभी चूंकि इस पर ऑफर चल रहा है 500 रुपए का, जिसका प्राइस था पहले 1500, अभी हो गया है 1000, यानी कि 1000 में आपको मिलेंगे 47 टेस्ट, जिसमें से 42 टेस्ट आपके जीएस प्लस हिंदी के होंगे और 5 टेस्ट होंगे आपके किसके, करंट अफेयर्स के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट जीके का रिवीजन करते हैं फटाफट। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसको भैया? मैनिफेस्ट को। हमने आपको बताया था। हाल ही में भारत के अरुण कुमार साहू किस देश के राजदूत बने हैं? ये बने आपके बुल्गारिया के। हाल ही में कहां पर भारत के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? ये किया गया आपका ग्वालियर में। और इसके अलावा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया था, यह भी हमने आपको बताया था। हाल ही में कहां पर भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया? यह किया गया चेन्नई में, और शायद ये एशिया का पहला बायो बैंक है। और मधुमेह के बारे में भी आप लोग बेसिकली डिटेल्स में जानकारी जानते होंगे कि मधुमेह कैसे हो जाता है। और मधुमेह के बारे में बात करें तो इंसुलिन की कमी हो जाती है और फिर इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह भी लगता है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। आजकल डायबिटीज यानी कि मधुमेह बहुत कॉमन से डिजीज हो गई है अपने आप में, तो इससे आप लोग प्लीज बचा करिए। बहुत डेंजरस बीमारी भी कई बार जो है हो जाती है, ठीक है। चलिए, संयुक्त संसदीय समिति का संबंध किससे है? किसी विधेयक की जांच करनी है, तो इस पर हमने कल आपसे विस्तृत रूप से चर्चा भी की थी। इसके अलावा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया है आपका 18 दिसंबर को, ठीक है। चलिए, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ भाई, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया था किसके द्वारा? ये किया था आपका राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब हम आते हैं यहां से करंट अफेयर्स पर। बताओ, भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 23वीं जो बैठक है अभी हाल ही में कहां पर संपन्न हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बीजिंग है, बी पेइचिंग है, सी नई दिल्ली है, डी इनमें से कोई नहीं है। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेइचिंग में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 23वीं बैठक आपके पेइचिंग में संपन्न हुई। यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच। विदेश मंत्री कौन है चीन के? वांग ई है, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष अक्टूबर में रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो आपके विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो वहां पर 23वीं बैठक में जो है शामिल होने के लिए गए थे और वहां पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है, ठीक है। हाल ही में कहां पर गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग कर वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में, कहां पर किया गया? ये बेसिकली किया गया है असम में। यानी कि असम में बेसिकली किया गया है, जो आपकी डॉल्फिन है उस पर टैगिंग किया गया है, जिससे इनके संरक्षण पर बहुत बड़ा बल मिलेगा। और ये पहली बार किया गया है, तो अपने आप में इनके संरक्षण के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाता है, ठीक है। तो हाल ही में असम में गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग कर वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। यह डॉल्फिन के लिए पहली टैगिंग है अपने आप में, इसीलिए प्रश्न भी आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे डॉल्फिन की जो जीवन शैली है उसको समझने में क्या करेगी, मदद मिलेगी। जब टैगिंग कर दी जाएगी तो उसके पूरे के पूरे जो है उसके कैरेक्टर को एक तरीके से समझने में बड़ी अच्छी सी जो है सफलता हासिल हो सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव, पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती कौन सा गांव बन गया है?
आपके सामने ऑप्शन है मसाली गांव, रजतपुर, रनियापुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मसाली गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली आपका कहां पर है, गुजरात में रहेगा आपका, ठीक है। तो हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव बना है और पाकिस्तान की सीमा से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव की आबादी केवल कितनी है, 800 है। केवल नहीं, बहुत है, 800 लोग बहुत हो गए, ठीक है। इसके अलावा जिला प्रशासन के प्रयासों के फलस्वरूप दरअसल इसको यह उपलब्धि हासिल की गई है। और बात अगर हम सौर ऊर्जा करते हैं तो आजकल सौर ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इस पर सब्सिडी दी जाती है। सभी की छतों पर मोस्टली आप लोग इस समय सौर ऊर्जा देखते होंगे। भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है कि ये जो है इस प्रकार की ऊर्जा को विकसित करने में अपनी जो है भूमिका अदा कर रही है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं। यह प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर भी आपकी पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, हाल ही में कहां पर सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिजोरम, मणिपुर, बिहार या फिर केरल, बताओ सुशासन सप्ताह, सुशासन यानी कि गवर्नेंस वीक का, गुड गवर्नेंस वीक का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया गया शायद कहां पर, मिजोरम के मणिपुर, जल्दी बताओ। ये किया गया भैया आपका बी, यानी कि मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन, एन वीरेंद्र सिंह ने। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेंद्र सिंह ने इंफाल में मुख्यमंत्री सचिवालय में सुशासन सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर, क्या ये अभियान है, आप लोग जानते होंगे, प्रशासन गांव की ओर के अंतर्गत 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया। ये जो है नेशनल जो है अभियान है प्रशासन गांव की ओर, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जब आप कल को अधिकारी बन जाते हैं पीसीएस आईएएस, तो आप लोग गांव में विजिट नहीं करते हैं। जैसे अब गलती भी सरकार की है कि उनका जो हेडक्वार्टर मतलब जो मकान होता है वो डिस्ट्रिक्ट में होता है, मुझे लगता है गांव में उनका होना चाहिए और गांव में ही उनको रुकना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि सिटी में रहते हैं, सिटी में रहने की आदत होती है, तो गांव विजिट नहीं करते हैं। इसलिए प्रशासन गांव की ओर, इसी के माध्यम से दरअसल जो है मणिपुर में क्या किया गया है, एक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। सुशासन जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं, और गुड गवर्नेंस आपके मुख्य परीक्षा पीसीएस में सेकंड पेपर का पार्ट है। अब से तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट करो, क्योंकि अब आपका प्री हो गया है और अब आपको डेडिकेट होना है किस पर, मेंस परीक्षा पर। तो पीसीएस मेंस में सेकंड पेपर में गवर्नेंस का टॉपिक है और वहां पर गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन के बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है, जहां पर आप इन सब के बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा की कॉपी अगर आप अभी तक नहीं बनाई थी भैया, बना लेना, एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मिलेगा डेली। पहले भी दिया था, अभी 2-3 दिन मैंने नहीं दिया है, अब से जो है ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपके लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं लास्ट में आपको दिया करूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो आज ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा लास्ट में कि सुशासन क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए, यही लिखना है आपको पहले दिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नागालैंड की किस प्रसिद्ध लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? स्ट्रेन किरे, शोभा मंडल, अनु कुमारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसे किया गया है? ये किया गया बेसिकली स्ट्रेन किरे को, ठीक है। नागालैंड की प्रसिद्ध ये लेखिका है, ओके, याद रखिएगा। तो नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्ट्रेन किरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। और आपको पता होगा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है बेसिकली वो 21 भाषाओं के लिए दिया जाता है, और हिंदी में किसको मिला था वो भी हमने आपको परसों कराया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। चलो, अकादमी ने कल इसको कहा, अकादमी ने 21 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है। और स्ट्रेन किरे के उपन्यास कौन सा है? स्पिरिट नाइट्स। ये ध्यान रखिएगा, नाम बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी लेखिका को सम्मान दिया था उनके किस कृति के लिए सम्मान दिया गया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है। तो ये जो उनकी कृति है कौन सी, स्ट्रेन किरे की जो कृति है, यानी कि जो उनका उपन्यास नॉवेल है स्पिरिट नाइट्स, ने अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में पुरस्कार जीता है, याद रखिएगा। इसके अलावा इसे साइमन एंड शूस्टर इंडिया ने प्रकाशित किया है, यह भी फैक्ट आपके लिए जानना जरूरी है। यह उपन्यास नागालैंड की चांग नागा जनजाति द्वारा सुनाई गई अंधकार की एक कहानी से क्या है? प्रेरित है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर से समीर तांती की कविता फरिंगबोर बटोर कथा, जने ने असम भाषा, और हाओ बम सत्यवती देवी की कविता मैन्यू बोरा नुंगसी शिरोल ने भी मणिपुर भाषा में कविता श्रेणी में पुरस्कार जीता है। इसके अलावा अरोन राजा की स्वराने
थकाए ने बोडो भाषा में उपन्यास स्टडी में बेसिकली पुरस्कार जीता है। तो जो लोग उधर के होंगे मणिपुर वगैरह के, उनके लिए करंट अफेयर्स ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका, जापान, फ्रांस या फिर ब्रिटेन के साथ में? जल्दी जल्दी बताइएगा। तो ये किया है समझौता बेसिकली फ्रांस के साथ में। कहां? किसके साथ में? फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो आइए देखते हैं, भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा यह महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न अंग है। यह परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि जिसको आईसीसी बोलते हैं के द्वारा आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का अगले साल आयोजन यानी कि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन अगले हटा दीजिएगा, का आयोजन 2025 में कहां पर किया जाएगा? यह किया जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत में किया जाएगा। इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यह किया जाएगा आपका कहां पर? यह किया जाएगा आपका पाकिस्तान, यानी कि ए वाला क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो भारत के मैच होंगे वो वहां पर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। देखते आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी पाकिस्तान की मेजबानी में अगले वर्ष होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर एक सहमति पर पहुंच गई है, ठीक है। लेकिन निर्णय के अनुसार 8 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारत के मैचों का आयोजन पाकिस्तान की जगह किसी तटस्थ देश में कराया जाएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मेजबान तो पाकिस्तान में, लेकिन भारत के जो मैच है वो नहीं होंगे वहां पर, ठीक है। इसके अलावा इसके बदले में भारत द्वारा आईसीसी टूर्नामेंट की होने वाली मेजबानी में पाकिस्तान के मैच भी भारत के बाहर आयोजित किए जाएंगे, यानी कि यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसके अलावा यह समझौता पाकिस्तान में 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, भारत में 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप और 2026 में भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त तौर पर आयोजित किए जाने वाले 2020 क्रिकेट विश्व कप पर भी लागू होगा। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई कि कब कब ये जो समझौता होगा ये कब कब लागू होगा, अगले जो भी खेल होंगे उनमें, ठीक है, याद रखिएगा। अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, 7 प्रश्न मैंने कराए हैं पिछले दिन सैटरडे को भी और आज भी, ज्यादा मैंने नहीं कराए हैं। कल परसों से, क्योंकि कल तो ट्यूसडे है आपका, कल करंट अफेयर्स नहीं आएगा, वेडनेसडे से आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। और जो है आप लोग फिर से हम लोग लगेंगे, मुख्य परीक्षा भी लगेंगे, आरओ की प्री पर भी हम लोग लगेंगे जो है आपका बुधवार से, और पीसीएस मुख्य परीक्षा पर भी लगेंगे। पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट जितने महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं आपका, इंडियन सोसाइटी का हो, मॉडर्न हिस्ट्री का हो, एनवायरमेंट का हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, गवर्नेंस का हो, सोसाइटी का हो, इथिक्स का हो, केस स्टडी का हो, एसए का हो, इन सभी पर हम लोग फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। वो वीडियो खूब ज्यादा शेयर करिएगा, और बेसिकली वो वीडियो मेरे द्वारा और 1-2 टीचर के द्वारा, और उसमें क्लासेस ली जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वो क्लासेस आरओ वाले भी देख सकते हैं और पीसीएस वाले तो देखना ही देखना है उनको। आल्सो फॉर यूपीएससी वाले अभ्यर्थी भी देख सकते हैं, और अलग अलग स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी दरअसल इन टॉपिक्स को देख सकते हैं, जो कि हम लोग 1 जनवरी से लगभग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आज आपके लिए प्रश्न है कि सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, या फिर केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से? किन में से जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था, इनकी सिफारिशें निम्नलिखित में किस पर लागू हुई थी? यह आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अब आज आपके लिए मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है, मेंस का, एक लिख लीजिए। पहला प्रश्न आपका, क्वेश्चन आपके लिए क्या है? सुशासन क्या है? क्या सुशासन क्या है? सुशासन क्या है? बस सिंपल सा प्रश्न है, इसको लिखिएगा जरा आज। जिन्होंने नहीं लिखा था अभी तक, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर्स में अपना एक क्वेश्चन में आपको देता था, तो अभी तो आप लोग एकदम दाल भात खा के सो जाते रहे होंगे। अब प्री आपने दे दिया है पीसीएस का, और अगर आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, क्षमता है, ठीक है, तो अब से लिखना शुरू कर देना। और आज का पहला प्रश्न आपके पेपर सेकंड का गवर्नेंस का जो टॉपिक है, वहां से मैं आपको दे रहा हूं कि सुशासन क्या है। क्या सुशासन क्या है? विस्तार पूर्वक समझाइए, यही आपको लिखना है, विस्तार पूर्वक समझाइए। आज से लिखना शुरू कर दो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपने लिखना शुरू कर दिया। ज्यादा मौज मस्ती नहीं करना है,
बस एक दो दिन थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद धूम धड़ाके से मेंस की तैयारी पर लग जाइएगा। आरओ वाले भैया समझ जाओ, सुधर जाओ, एग्जाम डेट आपकी कभी भी आ जाएगी, इसलिए प्लीज आप लोग भी फोकस रहिए अपनी स्टडी पर। बाकी ये सुशासन क्या है विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आपको लिखना है, यानी कि व्हाट इज गवर्नेंस, क्या व्हाट इज गवर्नेंस, ठीक है, ये आपको लिखना है टोटल बढ़िया तरीके से। बाकी इसमें कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, इससे कैसे लिखें, इन पर भी वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, लेकिन फिर भी आपके कहने पर दोबारा से एक अच्छे से जो लोग हम लोग वीडियो बना लेंगे। और पीसीएस का बैच जो चल रहा है, अगर अभी आप तक आप लोगों ने उस बैच को नहीं ज्वाइन किया डिकोड एग्जाम के, तो पीसीएस का जो है बैच भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने आपने ऑलरेडी नंबर मेंशन कर रखा है, आप लोग चाहें तो वहां से जुड़ करके मेरे से बात करके अपना पीसीएस 2025 की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लोग जो है आगे चीजों को कर सकते हैं। और मैंने नंबर भी मेंशन कर दिया है, तो उस नंबर के माध्यम से भी जो है आप लोग, आज मैं दोबारा से नंबर को अपडेट कर दूंगा, वहां से अब क्या करें पीसीएस के बाद, प्री के बाद क्या कैसे रणनीति होनी चाहिए उस पर डिस्कस करने के लिए नंबर जो अभी मैंने मेंशन करूंगा टेलीग्राम पर, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम पर, वहां से आप लोग नंबर से मुझसे जुड़ करके अपनी बात रख सकते हैं और आगे क्या कुछ रणनीति आपकी होनी चाहिए उस पर आप लोग डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी शुभकामना है, ऑल द बेस्ट है, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।